हम बात करेंगे उन ख़वातीन के लिए जो सी सेक्शन के बाद परेशान हैं। अक्सर ख़वातीन समझती हैं सी सेक्शन के बाद ज़ख्म भर गया तो सब ठीक है, लेकिन अक्सर हमने देखा है कुछ देर बाद वहाँ एक निशान बनता है जिसे हम स्कार कहते हैं। अगर वही निशान गहरा हो जाए, ब्लैक कलर का हो जाए तो उसे हम किलाइड कहते हैं। बाज़ औक़ात हमने देखा है उसी निशान, उसी स्कार, उसी किलाइड के नीचे जगह उभर जाती है। इसके अलावा जब वो खांसती हैं, छींकती हैं, वज़न उठाती हैं तो ये और भी ज़्यादा स्वेलिंग बढ़ जाती है, जो कि इशारा है इंसीनल हर्निया की तरफ। आज हम आपको बताएंगे कि सी सेक्शन के बाद स्कार, किलाइड और इंसीनल हर्निया में क्या फ़र्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्वालिटी टाइम विद डॉक्टर सज्जाद। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हमना खान, जो एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। आज मैडम हमें बताएंगी कि सी सेक्शन के बाद स्कार, किलाइड, इंसीनल हर्निया क्यों बनता है, क्या ये ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है या इसके लिए कोई ऑपरेशन की ज़रूरत है, या आजकल जदीद ऑपरेशन, जदीद इलाज में क्या चीज़ है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम वेलकम टू आवर चैनल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सज्जाद। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और एक इस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने की दावत दी। जी, तो मैडम सबसे पहले बताएं ये जो स्कार है, ये किलाइड है, ये क्यों बनता है। सबसे पहले इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि नॉर्मल स्कार होता क्या है। नॉर्मल स्कार एक रिपेयर टिश्यू होता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम कहीं से एक कपड़े के अंदर कोई भी चीरा दें या कोई भी कट लगाएं और उसको हम स्टिच करते हैं तो एक जो फाइन लाइन हमारे सामने आती है जिससे पता चल रहा होता है कि यहाँ से जो है वो कपड़ा उधेड़ा गया है या कटा गया है, उसको हम कहते हैं स्कार। ये एक नॉर्मल स्कार है। और किलॉइड क्या है कि जब जो नॉर्मल स्कार है इसके बजाय एक उभरा हुआ स्कार हो जो कि अपने एक नॉर्मल लाइन से ज़्यादा हो और अपनी जो चारों अतराफ़ में उसकी जो सेंटीमीटर्स में उसकी जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्कार, उसको हम किलॉइड कहते हैं। और ये एक एबनॉर्मल प्रोसेस है, एक नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस नहीं है। ये एक एबनॉर्मल या एक एग्जेजरेटेड हीलिंग रिस्पॉन्स है जिसकी वजह से हमारे पास जो किलॉइड है वो बनता है। वैसे मैडम नॉर्मल जो स्कार बनने में या हीलिंग में कितना टाइम लगता है सेक्शन के बाद। सबसे पहले तो 1 से 2 वीक्स जो हैं वो लगते हैं। जब भी कोई हम इंसिजन देते हैं, कोई भी सर्जरी होती है, उसके बाद 1 to 2 वीक्स लगते हैं जहाँ पे एक पिंक कलर की या रेडिश से कलर की थिन लाइन होती है। उसके बाद इसकी थोड़ी सी मैचुरेशन या इसको सपोर्ट स्टार्ट होती है, इसकी पुख्तगी स्टार्ट होती है जो कि अबाउट 6 वीक्स to 12 वीक्स होती है। एंड आफ्टर दैट इसका मैचुरेशन का अमल स्टार्ट होता है जो कि 6 मंथ से 12 मंथ्स तक होता है। इसको मैचुरेशन प्रोसेस कहते हैं। अच्छा मैडम ये बताएं उन फीमेल के लिए, उन ख़वातीन के लिए जो ये कहती हैं कि सेक्शन के बाद उनको इंसीन वाली जगह पे ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, ये क्यों होती है। देखें, ये एक नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस है। सबसे पहले जब भी आपका सेक्शन होता है, आपका जो है वो एक इंसिजन दिया जाता है, वहाँ पे नर्व एंडिंग्स उसके बाद ग्रो करती हैं, ठीक है। वहाँ पे जो आसाब हैं या वहाँ पे ये चीज़ें दोबारा से ग्रो कर रही होती है उसकी वजह से। और फिर वहाँ पे एक नॉर्मल जो है टिश्यू, एक प्रोटीन है जिसको हम कोलाजन कहते हैं, जो बेसिकली स्कार टिश्यू बनाती है, वो जो है वहाँ पे जमा होना स्टार्ट हो जाती है। इसकी वजह से यहाँ पे जो ख़ारिश है या थोड़ा सा खिंचाव है, ये हमें एक नॉर्मल चीज़ है और ये हम सबको होती है महसूस। लेकिन इन केस अगर ये ख़ारिश ज़्यादा हो या आपको कहीं पे सूजन जो है वो दिखाई दे या आपको वहाँ पे दर्द जो है वो ज़्यादा महसूस हो जो कि सेटल ना हो विद टाइम, इसका ये मतलब है कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है या जो वो स्कार है वो नॉर्मल जो है वो नहीं बन रहा, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी चल रही है। तो ये बेसिकली उस चीज़ की तरफ इशारा होता है। बाकी मैडम ये बताएं जैसे नॉर्मल स्कार, बाज़ किलाइड जिसे जो कि एक मोटा और जो ब्लैकिश कलर का होता है, ये क्यों हो जाता है, किलाइड में क्यों तब्दील होता है बेसिकली। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें एक नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है कि स्कार बनता कैसे है। बेसिकली हमारे पास एक ख़ास टिश्यू प्रोटीन होती है जिसको हम कोलाजन कहते हैं। ये जो कोलाजन है ये एक ईंट की हैसियत रखती है। जैसे एक इमारत बनाने के लिए एक ईंट चाहिए होती है, बिल्कुल इसी तरह एक स्कार फॉर्मेशन में अपने जो एक नॉर्मल टिश्यू को वापस लाने के लिए या उस गैप को फिल करने के लिए जो हमने जहाँ पे इंसिजन दिया है वहाँ पे हमारे पास जो है वो कोलाजन आना स्टार्ट हो जाती है। जो कोलाजन है वो हमारे पास वो बनाते हैं एक स्पेशल सेल्स जिनको हम फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं। अब जितने ज़्यादा फाइब्रोब्लास्ट, जितनी ज़्यादा कोलाजन बनाएंगे
उसके हिसाब से जो स्कार है उसकी फॉर्मेशन होती है। अगर वहाँ पे कोलाजन की ज़्यादती हो जाएगी, जिसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, और तो उसकी वजह से हमारे पास हाइपरट्रॉफिक स्कार या केलॉइड जो है वो बनते हैं। और अगर ये जो है वो एक जो है वो एतदाल में या एक जो नॉर्मल जो प्रोसेस है रिपेयरिंग का, उसके तहत एक नॉर्मल कोलाजन प्रोडक्शन हो, तो वहाँ पे जो स्कार है वो एक नॉर्मल स्कार बनता है, जो कि एक हाइपरट्रॉफिक या कि वो केलॉइड नहीं होता, जबकि सेम स्किन से उसका मिलता जुलता कलर होता है और उसका जो साइज़ है, जो उसकी नफासत है, वो आम स्किन से मिलती जुलती होती है। ये एक नॉर्मल स्कार है। बाकी मैडम जैसे ये स्कार है या केलाइड है, तो जी, क्या ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा? अगर इसकी ट्रीटमेंट है तो वो क्या मेडिसिन है, सर्जरी है, ये थोड़ा सा बताएं। देखिए स्कार को कम करने के लिए, क्योंकि बेसिकली हमारे यहाँ पे कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से स्कार्स पे जो है वो काफ़ी फोकस किया जाता है कि स्कार्स जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये तो चाहे स्कार आपका नॉर्मल हो या आपका हाइपरट्रॉफिक या केलॉइड स्कार हो, दोनों को जो कम करने के लिए बहुत सारी मेडिकेशंस अवेलेबल हैं और बहुत सारी नई थेरेपीज़ भी अवेलेबल हैं। इनमें बेसिकली हमारे पास जो है वो सिलिकॉन जो है वो जेल्स वो भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे पास क्रायोथेरेपी की ऑप्शन आती है, 5FU की ऑप्शन हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास लेज़र की ऑप्शन मौजूद है, हमारे पास स्टेरॉयड इंजेक्शंस की ऑप्शन अवेलेबल है और बहुत सारी लेटेस्ट टेक्निक्स जिनमें PRP आ जाता है और बोटॉक्स हैं, ये हमारे पास अवेलेबल हैं। और ये एक बहुत एक जो है वो अहम रोल प्ले करते हैं स्कार्स को ख़त्म करने में और कम करने में। अच्छा मैडम, जैसे स्कार हो गया, केलाइड हो गया, बाज़ का हम फीमेल में देखते हैं स्कार या केलाइड के नीचे उभरी हुई जगह होती है जो खांसने छींकने से बढ़ जाती है, तो जो हमें हर्निया की तरफ इशारा देती है। तो ये कैसे, एक हर्निया क्यों बनता है, इसकी अलामात क्या होंगी, कौन सी अलामात ख़तरनाक होंगी? देखिए जब भी कहीं पे इंसिजन लगता है तो हम ये समझते हैं कि अगर स्किन उसकी वापस जो है वो जुड़ गई है तो नीचे वाला टिश्यू भी सारा जुड़ गया है। ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल स्कार को तकरीबन 2 साल लग जाते हैं प्रॉपर्ली हील होते हुए, 1 से 2 साल लग जाते हैं। हमारे पास ये होता है कि ऊपर वाली स्किन जो है वो तो जुड़ जाती है, लेकिन जो नीचे वाली मसल्स की जो वो और जो टिश्यूज़ की तह है वो भी वीक होती है। उस वीक तह जो वो तह है उसमें से अगर हमारे पास आंत का कोई हिस्सा बाहर आ जाए या जिस्म का कोई हिस्सा बाहर आ जाए, उसको हम हर्निया कहते हैं, इसको इंसिजनल हर्निया कहते हैं। और इंसिजन होता है एक चीरा, तो इंसिजनल हर्निया जो उस चीरे में से हमारे पास इंटेस्टाइन का या आंत का हिस्सा बाहर आया, उसको हम इंसिजनल हर्निया कहते हैं। ये फैट भी हो सकता है, ये आंत भी हो सकती है, और ये उस नाजुक हिस्से से जो जिस्म का एक नाजुक हिस्सा है उसमें से ये बाहर आता है और इसके ऊपर स्किन ठीक होती है, लेकिन जो अंदर वाला जो हमारे पास जो टिश्यू है जो कि वीक टिश्यू है, वहाँ से ये बाहर आता है। अच्छा मैडम, ये जैसे आपने बताया कि वीक टिश्यू होंगे, तो इसकी बेसिकली वजूहात क्या हो जाती हैं सेक्शन के बाद ही? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इसमें कुछ जो है वो पेशेंट फैक्टर्स हैं और कुछ उसका जो है वो लाइफस्टाइल है। सबसे पहले जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं उनमें हीलिंग का प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, एक तो ये रीज़न है। दूसरा, अगर पेशेंट जो है ओबीस है या पेशेंट मोटी है या उसमें कोई इस तरह का फैक्टर है कि उसका वज़न ज़्यादा हो रहा है या दिन ब दिन बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी पेशेंट में इंसेशनल जो है वो हर्निया होने के चांसेस हैं। इसके अलावा पेशेंट उसे कोई क्रोनिक कफ है, कोई पुरानी खांसी चली आ रही है, या पेशेंट ने जो है वो ज़्यादा वज़न उठा रही है, या वो प्रॉपर्ली एब्डोमिनल बेल्ट का यूज़ नहीं करती आफ्टर सेक्शन, तो इस केस में उसको इंसेशनल जो हर्निया है वो बनने के चांसेस होते हैं। जी, तो मैडम कैसे डायग्नोज करेंगे हम? बेसिकली ये आपको सबसे पहले तो किसी सर्जन से कंसल्ट करना पड़ेगा, किसी प्रैक्टिशनर से, किसी कंसल्टेंट से आपको दिखाना पड़ेगा। वो आपको देख के बता सकते हैं। जब भी आपको उभार फील हो, आपको चाहिए कि आप सबसे पहले जो है वो डॉक्टर से रुजू करें, ताकि हम उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकें कि आया वो हर्निया है या वो कोई नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन हुई है सर्जरी की। दूसरी चीज़ ये है, उसको फिर हम कंफर्म करते हैं अल्ट्रासाउंड से और जो है वो CT स्कैन से, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और द सर्कमस्टांसेस। जी, बाकी मैडम इसके अलावा क्या इसकी कोई मेडिसिन से ट्रीटमेंट है हर्निया की, या सर्जरी होगी डेफिनेट? नहीं, हर्निया की जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ सर्जरी है। हम पेशेंट को, जो पेशेंट ओबीस हों या जो पेशेंट मेडिकली फिट ना हो, हम उनको ये जो वो कहा जाता है कि आप अपना वज़न कम करें, अदरवाइज़ हर्निया दोबारा बनने के चांसेस होते हैं। और उससे भी पहले हमें कॉज को ट्रीट करना होता है। अगर पेशेंट कफ़ कर रहा है, हमने उसकी कफ़ का वो कॉज जो है वो ढूंढना है कि उसे कफ़ क्यों हो रही है, ताकि इन फ्यूचर ये चीज़ ना हो। अगर पेशेंट का वेट ज़्यादा है तो हमें उसको ट्रीट करना है। तो बेसिकली हमने हर्निया को ट्रीट करने से पहले कोशिश करनी है कि उसका जो कॉजिंग फैक्टर है हम उसको ट्रीट करें, ताकि दोबारा हर्निया ना बने। जी, बाकी मैडम जैसे अगर हम स्कार, केलाइड और इंसिजनल हर्निया, इनको अगर एक एक लाइन में डिफरेंशिएट करें तो कैसे करेंगे मैडम? सबसे पहले स्कार, इट्स अ नॉर्मल रिपेयरिंग प्रोसेस।
और इसमें एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ जो है, एक एक्यूरेट अमाउंट ऑफ जो है वो कोलेजन प्रोड्यूस होती है, जो कि नॉर्मल स्कार को या जो नॉर्मल इंसिजन है या जो कट है उसे हील करती है। और इसकी ये जो है इसका जो लेंथ है वो तकरीबन नॉर्मल स्कार जितनी ही होती है, इसका उभार नॉर्मल स्किन जितना ही होता है, इसका कलर जो है वो नॉर्मल स्किन से मिलता जुलता होता है। ये एक नॉर्मल स्कार है। जो हमारे पास एक और इसमें आपको मैं टर्म बताऊंगी, हाइपरट्रॉफिक स्कार। हाइपरट्रॉफिक स्कार ये है कि स्कार तो होता है, अपनी जगह पे भी रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है और इसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है। केलॉइड वो होता है जो कि उभरा हुआ भी होता है, इसका कलर भी डार्क होता है, ये थिक भी होता है और ये अपनी साइडों पे भी फैला हुआ होता है, यानी कि जो नॉर्मल कट है उसकी जगह से बाहर भी निकला हुआ होता है। ये केलॉइड है। इंसिजनल हर्निया क्या है कि ऊपर वाली जो स्किन की तह है वो तो जो है वो हील हो जाती है, लेकिन नीचे वाले टिश्यूज प्रॉपर्ली नहीं जुलते, प्रॉपर्ली हील नहीं होते और वहाँ पे गैप और जो डिफेक्ट है वो थोड़ा सा या तो रह जाता है या वो इतने वीक होते हैं कि जो पेशेंट को खांसी या कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी आंतें बाहर आ जाती हैं। इसको हम इंसिजनल हर्निया कहते हैं। बाकी मैडम ये बताएं कि हम अब देखने वालों को कि स्कार, केलॉइड और इंसिनल हर्निया से बचने के लिए कौन सी एहतियात हैं, तदाबीर हैं जो वो घर बैठे अपनाएं? देखिए, सबसे पहले तो सारी जो सी सेक्शन वाली माएँ हैं या इवन जिनको भी कोई सर्जरी हुई है और जो चाहते हैं कि स्कार ना बने, आपने ट्रीटमेंट अर्ली स्टार्ट करनी है। हमारे पास जो एक मेजर अलमिया है वो अलमिया ये है कि हमारे पास पेशेंट फॉलोअप के लिए नहीं आता। अगर जो वो पेशेंट की सर्जरी हुई है, पेशेंट आएगा और उसके बाद पेशेंट बिल्कुल गायब हो जाएगा। आपने ऐसे नहीं करना, आपने अपने रेगुलर फॉलोअप्स रखने हैं। आपका डॉक्टर आपको जो है वो एडवाइस करेगा, जो मेडिकेशन, जो क्रीम्स आपने वो लगानी है और वो आपने तकरीबन 3 से 6 माह कर से और समटाइम्स आपको फॉर 1 ईयर भी वो यूज़ करनी पड़ती है। उससे आपका स्कार फॉर्मेशन जो है वो अच्छी होती है और अच्छी इन सेंस कि उसका निशान नहीं पड़ता और वो हाइपरट्रॉफिक स्कार में नहीं कन्वर्ट होता। दूसरी चीज़ कि आपने वज़न नहीं उठाना। एटलीस्ट आप अपने नॉर्मल टिश्यूज़ को कुछ अर्सा हील होने दें। आपको कोई कफ चल रही है, कोई इस तरह का इशू चल रहा है तो कोशिश करें कि सर्जरी के बाद वो ट्रीट हो प्रॉपर्ली, उसका कॉज पता चले। एब्डोमिनल बेल्ट का आप इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करें और इस जो भी आपका इंसिजन साइट है इसको हम कहते हैं मसाज, स्कार मसाज। आपने उसको स्कार मसाज से भी स्कार हमारे पास जो उसकी फॉर्मेशन है वो भी कम होती है। सेकेंडली, एब्डोमिनल बेल्ट का आपने इस्तेमाल लाजमन करना है और आपने जो स्पेशली अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के, आपने वज़न नहीं उठाना, आपने अपनी जो शुगर है उसको कंट्रोल करना है, आपने एब्डोमिनल बेल्ट पहन के रखनी है। ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं जी। तो इसके अलावा मैडम ये आपने आज बहुत अच्छा बताया, बहुत आपके टाइम का, आपकी कीमती राय का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। देखते रहें क्वालिटी टाइम में डॉक्टर सज्जाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।